आप लोग वीडियो की आवाज पर ध्यान न देकर कृपया वीडियो पूरा देखें क्योंकि इसमें रामा सर के द्वारा बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। अब इसमें दो चीज को देखना है। एक चीज इसमें आएंगे खिलाफत और दूसरा इसमें आएंगे संकलन। कौन आएंगे? तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने खिलाफत आंदोलन की बात किया था और खिलाफत आंदोलन को हमने कई तरीके से समझाने की कोशिश किया था कि जब एक परमाण या दूसरे परमाण के साथ खिलाफ करते हैं उसको भी हम खिलाफत आंदोलन कह सकते हैं। या एक शक्तिशाली व्यक्ति या दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं या एक शक्तिशाली शासन अगर कमजोर शासन को दबाते हैं वैसे खिलाफ में भी हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बेसिकली से मुझे ध्यान देना है, सिर्फ खिलाफत आंदोलन के ऊपर देना है। अरे खिलाफत आंदोलन के मतलब होता है कि जब एक खलीफाओं के द्वारा जब दूसरे खलीफाओं पर जब आक्रमण किए जाते हैं या एक खलीफा दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं उस परिस्थिति का जो समय होता है वो खिलाफ होता है। क्रिकेट को हमने देखा है जी। और हमने खेला भी है। उसमें एक बल्लेबाज हमेशा एक बॉलर के खिलाफ होते हैं। खिलाफ इसलिए होते हैं कि हर एक दूसरे को जीतने का शौक होते हैं। तो खलीफा भी वही करते हैं कि जब मैं खिलाफत आंदोलन पर रहा था तो मैं एक में बताया था कि खिलाफत आंदोलन वो कहलाते हैं जो खलीफाओं का युद्ध किए जाते हैं और राजा हमेशा खलीफाओं का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि उनको अपने राज्य जीतने के लिए और दूसरे राज्य को जीत को अपने मिला लेने के लिए या अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही खलीफा का इस्तेमाल पहलवान भाषा में क्या बोला जाता है? तो वैसे कंडीशन के लिए जब राजा खलीफा का जब इस्तेमाल करते हैं तो अब इशारा देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन का विक्टर का मतलब होता है समाप्त हो जाना। क्या हो जाता है? और दूसरा कहता है कि खिलाफत आंदोलन का विघटन हो जाता है और संतुलन का उदय हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले ही देखा था न राजतंत्र का अंत होता और न लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित होता। तो आज हम देख रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन को अंत हो जाता है और नए शासन आया था जिसका नाम होता है संतुलन। क्या होता है? जरा देखते हैं क्या कहते हैं। आवासीय राज्य 9वीं शताब्दी से कमजोर होता चला गया। देख लो क्या कहता है? आवासीय किसका बात कर रहा है? ये कह रहा है कि आवासीय शासन की अगर हम बात करते हैं तो कहता है 9वीं शताब्दी से कमजोर होता चला गया। क्या होता चला गया? और जैसे ही कमजोर होता चला गया तो इस बीच में आवासीय क्रांति कमजोर हो गया। क्या हो गया? आगे देख लो। क्योंकि दूर के प्रांतों में बगदाद का नियंत्रण कम हो गया। बगदाद का मतलब होता है कि एक व्यक्ति आक्रमण होता है। कौन होता है? और यही पूरे राज्यों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बगदाद। अभी भी नहीं सोचता है पाकिस्तान की बर्बाद हमारे भारत को बर्बाद करने की सोच रहे हैं लेकिन भारत भी उतना कमजोर नहीं है कि बगदाद हमें लूट कर ले जाएंगे। कहते कि नहीं कहते? आगे देख लो। इसका एक कारण था सेना और नौकरशाही। अब यहाँ पर मुझे दो चीज को समझना है। कहने का मतलब है कि अब हम खिलाफत आंदोलन का विघटन और संतनतों का उदय कैसे हुआ उसमें दो चीज के बारे में समझेंगे। एक आ जाता है सेना। कौन आता है? सेना। और दूसरा इसमें आ जाता है नौकरशाही। कौन आते हैं? अब देखते हैं नौकरशाही। अब सारा ये देखते हैं कि एक सेना का योगदान संतुलन काल में कैसे हुआ और दूसरा एक नौकरशाही का योगदान संतुलन काल में कैसे होता है। तो बेसिकली जो वहां पर देखा जाता है सेना का मतलब होता है कि जो बॉर्डर पे होते हैं, जो आर्मी सेक्टर में होते हैं, जो पुलिस में होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वैसे व्यक्ति जो राष्ट्र के सुरक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दें और इस देश की बॉर्डर पे नौकरी करते हुए अपनी जान को आहुति दे दें, वैसे ही चीज को हम क्या कहते हैं? सेना। यानी क्या दिखता नहीं है जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे हम यहाँ आज जो लेक्चर दे रहे हैं और तुम जो घर में सो रहे हो वो सुरक्षा मुझे कौन देता है? सेना ही देता है ना। अरे सेना देता है ना। आगे देखते हैं नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब होता है कि लोक प्रशासन से किससे होता है? यानी इसमें कर्मचारी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? अरे यही कर्मचारी सब जो भारत में अभी 30 मारखंड बने हुए हैं। देखता ब्लॉक में जाओगे तो वीडियो वाले मार के भगाएंगे, सीओ के पास जाएंगे तो डांट के भगाएंगे, एसडीओ के पास जाओगे तो सुनवे नहीं करेगा। याद दिलाते ना इसको।
Bharat is the democracy country, is the dependent, is the Indian constitution because is the democracy is the India, is the fundamentalist is the India. मेरे पास एक तो संविधान है और दूसरे मेरे पास क्या है, यानी मेरे पास मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके लिए कर्मचारी रखा गया है। अरे उसी कर्मचारी का नाम होता है नौकरशाही। यानी एक कर्मचारी जब काम करते हैं और काम करने के बदले में सरकार उसे वेतन देते हैं, वो व्यक्ति जब वेतन उठाते हैं तो अपना भी भरण पोषण करते हैं और हम लोग भी इससे कार्यों से खुश रहते हैं। तो नौकरशाही का सबसे बड़ा रूप देखने का मिलता है लोक प्रशासन में। कहाँ पर मिलता है? जिला स्तर पे चले जाओ, अनुमंडल स्तर पर चले जाओ, राज्य स्तर पर चले जाओ, देश के स्तर पर चले जाओ, पीओ में ऑफिस चले जाओ, सांसद में चले जाओ। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्रकार के प्रशासनिक क्षेत्र आते हैं, ये सारे का सारे प्रशासनिक क्षेत्र अपने आप में क्या होता है, एक नौकरशाही का। अब देख लो नौकरशाही सब जैसे ही आता है तो यहाँ पर लिखना लाल फीता शाही। अब देख लो लाल फीता शाही का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। ये देख लो ये नौकरशाही जब आएगा तो यहाँ पे एक शब्द आएगा, क्या आएगा? कानून। और कानून शब्द का इस्तेमाल हमेशा कहाँ किया जाता है? लोक प्रशासन में। और लोक प्रशासन में जब बात आएगा तो वुडरो विल्सन का नाम याद रखना, फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन। यानी वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के उन तमाम चीजों से प्रभावित करने की, जैसे कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन है क्या है? लोक प्रशासन ही लोक प्रशासन है। जनता की समस्या के समाधान करना ही लोक प्रशासन है। जनता के कार्यों का निष्पादन करना ही लोक प्रशासन है। कहने का मतलब क्या है? अपने आप में ये जितने प्रकार के जो कार्य होता है, ये सारे का सारे कार्य किसमें आ जाते हैं? नौकरशाही में आ जाते हैं। तो देखते हैं इन दो सेना और ये नौकरशाही का योगदान किस प्रकार से हमें देखने का मिलता है। जरा ध्यान देते हैं। सेना और नौकरशाही अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों से आपस में झगड़ गए। देखो क्या था, सेना और नौकरशाही किसमें झगड़ जाते हैं? अरब और ईरान से। किससे झगड़ जाते हैं? एक आते हैं अरब और दूसरा कौन आते हैं? ईरान। और ये दोनों व्यक्ति आपस में क्या कर जाते हैं? लड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? आगे जरा देखते हैं। गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। सन 810 में खलीफा हारून और रशीद के पुत्र अमीन और मानून के समर्थक के बीच गिरी शुरू हो गया। कहता कि जैसे ये दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो उस साल जो शासन होते हैं उनके दो पुत्र होते हैं और दो पुत्र के बीच में भी क्या होता है? पूरी तरह से आंदोलन, यानी कहने का मतलब गृह युद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे देख लो कहते हैं इसमें गुटबंदी गहरी हो गई। तुर्की गुलाम अधिकारी मालिक का एक न्यासक गुट बन गया और सियान एक बार भी सुनी रूढ़िवादिता के। अब देखो एक शब्द और आता है जिस शब्द का नाम होता है रूढ़िवाद। क्या होता है? जरा इसको समझ लेते हैं कि रूढ़िवाद क्या होता है। तो मैं बार बार इस बात को बताते रहते हैं, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी बताता हूँ। तो हमेशा याद रखना गुटवादी का मतलब क्या होता है? छोटा सोच वाले, परंपराओं में विश्वास करने वाले, बेधी करने वाले को विरोध करने वाले, वैज्ञानिकता में विरोध करने वाले। और हमेशा व्यक्ति का सोच कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? किसमें छोटा होता है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी हमेशा परंपरा में विश्वास करते हैं, आधुनिकता का विरोध करते हैं, हमेशा पूजा पाठ में विश्वास करेंगे और हमेशा वैज्ञानिकता को क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो कहने का मतलब है ये रूढ़िवादी विचारधारा भी कहीं न कहीं इस आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के लिए एक ईंट का पत्थर साबित हो ही जाता है। आगे देख लेते हैं, जरा देख लो। इसके बाद आ जाते हैं कई प्रकार के रूढ़िवादी के साथ सत्ता और एक प्रयोग में क्या था और एक शब्द का और इस्तेमाल किया जाता है, सत्ता। तुमने भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था है और उस राजनीतिक व्यवस्था में तो सत्ता के नाम सुना होगा। और सत्ता से पहले तुम एक चीज सुना होगा जिसका नाम होता है चुनाव। क्या होता है? चुनाव। अच्छा, चुनाव। तो इस चुनाव को कराने के लिए एक संस्था का निर्माण करवाए जाते हैं जिसका नाम क्या होता है? चुनाव आयोग। क्या होता है? और इस चुनाव को कराने के लिए जो चुनाव आयोग आते हैं, और चुनाव आयोग जब याद आते हैं तो थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने का मन कर जाता है। टीएन सेशन विभाग, टीएन सेशन विभाग चुनाव व्यवस्था में सबसे बड़ा विभाग के रूप में देखे जाते हैं। और ये भारत में कहां पर देखे जाते हैं? भारत के अंदर में। और ये चुनाव आयोग क्या करते हैं? चुनाव करवाते हैं। और चुनाव में क्या आते हैं? प्रतिनिधि आते हैं। कौन आते हैं? और कौन आते हैं? दूसरा आते हैं जनता। कौन आते हैं? और ये जनता अपने एक एक मत देकर किसको देता है? प्रतिनिधि का। आप प्रतिनिधि कहां से आते हैं?
दल से। कहां से आते हैं? दल का मतलब होता पार्टी। अभी बीजेपी किया है, ये भी एक दल है। कांग्रेस है, ये भी एक दल है। आरजेडी है, ये भी एक दल है। जेडीयू है, ये भी एक दल है। तो कहने का मतलब है कि ये सत्ता का जब बात आता है तो मैं राजनीतिक विज्ञान के छात्र होने के नाते इस बात को पूरी तरह दुनिया में चुनौती देता हूं कि पावर इज द पावर। और सत्ता तभी आता है जब व्यक्ति प्रतिनिधि यहां से जीत के यहां चले आते हैं। आखिरकार जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता आया है उसे किसने जिताया है? तो इसे किसने जिताया है? एक जनता ने अपने बहुमत देकर, अपने कीमती वोट देकर उस व्यक्ति को चुनाव में वोट दिया है जिसे इसे उम्मीद है कि यह व्यक्ति मुझसे क्या करेंगे, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लेकिन भारत तो भारत है और भारत में कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है और जो व्यक्ति पढ़ ये रूढ़िवाद और ये सत्ता नहीं करता, सत्ता के काबिल नहीं हो लेकिन सत्ता तुम्हारे हाथ में चले। कभी कभी नहीं देता, धोखा से चला जाता है। जिसे कुछ नहीं आता वो विधायक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि लोकतंत्र है और जनता अपना मत दे देते हैं और ये जाके सत्ता पे चले जाते हैं और सारे पावर को क्या कर लेते हैं, अपने हाथ में ले लेता है। तो पावर इज द पावर। आगे देख लो, आगे क्या कहता से देखो। आगे देखो, पुराना सान ट्रांसवेशियन यानी तूफान, तुरहान, बॉक्सेस वाले इलाके, ताहिर और समानी वंशों ने 1980 तुलंगी वंश आवासी सत्ता की जलती मध्य इराक और पश्चिमी इराक तक सीमित रह गई। 945 में वह छीन हो गई जब ईरान की कैसेलियस ने डेलाम की बुआई नामक शिया वंश की बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुआई शासकों ने विभिन्न उपलब्धियों के धारण किए जिनमें एक प्राचीन ईरानी परवी राजवंश राजाओं का शामिल है, लेकिन खलीफा के पद धारण नहीं किए। उन्होंने आवासी खलीफाओं को भी अपने सुन्नी राजाओं के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाया। ये क्या करता है? हर एक नेता और हर एक शासक कभी नहीं चाहेगा कि मैं नेता ना बनूं और कभी नहीं चाहेगा कि मैं एक शासक भी न बनूं। तो क्या है, हर के अंदर में ये शौक होता है कि मैं अपना पद हमेशा क्या करते रहूं, बनाते रहूं। आगे देख लो, खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा ही चतुराईपूर्ण था क्योंकि एक कनेसिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षी थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के उप उपदाय इस्लामी से था और उनका दावा था वे पैगंबर की बेटी फातिमा की वंशज है। आप देख लो, फातिमा किसका वंशज होता है? पैगंबर का। किसका होता है? कहने का मतलब है यहाँ पर सभी बात किया जा रहा है कि यहाँ पर ईरान, इराक और अरब में बात किया जाता है और इस्लाम धर्म की बात किया गया है। किससे क्या आता है? और इस इस्लाम धर्म के बारे में बताता है कि शासक टूट जाए तो टूट जाए लेकिन शासक बिखरना नहीं चाहिए। शासन टूट जाए लेकिन देखो, शासन और शासक में अंतर है। शासन का मतलब होगा कि शासन बनाता है और शासक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति शासन मेरे ऊपर करता है। तो कहने का मतलब है, आगे देखो, खिलाफत को समाप्त करने का फैसला बड़ा ही चतुरपूर्ण था। आगे देखो, इसलिए इस्लाम की एकमात्र न्यायसंगत शासक है और उत्तरी अफ्रीका उन्होंने अड्डे से 969 में मिस्र में जीत लिया। फातिमा खिलाफ की स्थापना की और मिस्र की बुनियादी राजधानी फुस्ताद की बजाय एक नई शहर काहिरा में राजधानी बनाया। देख लो, ये तो होता ही है कि जो व्यक्ति जीतता है तो व्यक्ति क्या करता है, अपना प्लेस कर देता है। जैसे देख लो, नेता जीतता है अपना ऑफिस हर जगह बना लेता है, नहीं बना लेता है। तो राजा था, वो तो शासक था, उसका बहुत ही बड़ा योगदान था, नहीं था? जहाँ चाहता महल बना लेता, जहाँ चाहता घर बना लेता। तो कहने का मतलब है ये शासन व्यवस्था में कई प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिल जाता है। सन 950 से लेकर 1200 के बीच में इस्लामी समाज का एक राजनीतिक व्यवस्था को किसी संस्कृति, एक भाषा आदि से नहीं, सबने आर्थिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा था। राजनीतिक विभाजन के बाद एकता, अच्छा एक बात यहाँ याद रखो, एकता राजनीति, इसका मतलब समझता क्या होता है? एकता एक आदमी, चलिए एक आदमी का होगा, किसका होगा? और एक आदमी का होगा तो उससे अंदाजा लगा लो कि एक आदमी का राजनीति कहाँ देखने को मिला था? ओए इस्लाम में, ओए राजतंत्र में, क्योंकि राजतंत्र में एक राजा था और यही राजा सारे व्यक्ति पे क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। लेकिन अब तो हम किस में आ गए हैं? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में जैसे ही आ गए तो एक राजनीति गई भाड़ में। अब कौन राजनीति आ गया है? लोकतंत्र, बहुदलीय राजनीति। कौन आ गया है? द्विदलीय राजनीति। अभी भारत में कौन सा राजनीतिक व्यवस्था चल रहा है?
बहुदलीय। कौन सा चला? और इसी बहुदलीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत में कई प्रकार के एकता राजनीति भी देखने का मिलता है, लेकिन ये एकता की राजनीति अब इस देश में सक्सेस होने वाले नहीं। आगे देख लो। 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय के अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह छिड़ गया। अब देख लो कहता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी जब आता है ना, उस समय भारत में क्या होता है कि कई प्रकार की विचारधारा देखने का मिलता है, लेकिन भारत की अपेक्षा तुर्की में संकलन काल और ईसाई के बीच में एक तीसरा जंग छिड़ जाता है। क्या छिड़ जाता है? तुर्की मध्य एशियाई भाष के मैदान, अरब सागर और तृतीय विश्व युद्ध के बारे में देखा जाता है, और तुर्किस्तान के एशियाई खास के मैदान से चीन की सीमाओं तक खानाबदोश कबायली लोग थे, और उसने धीरे धीरे इस्लाम के अपना लिया। देख लो क्या कहता है कि धीरे धीरे लोग सागर में यहाँ पर थे, इस लोग ने क्या कर दिया कि किसको अपना लिया? इस्लाम। किसको अपना लिया? इस्लाम। आगे देखते हैं। वे कुशल सवार योद्धा थे, लेकिन वो व्यक्ति कैसा था? बड़ी मेहनती थे। गुलामों और सैनिकों के रूप में आवासी सामान्य भूभाग प्रशासनों में शामिल हो गए। अपनी वफादारी और सैनिकों की योग्यता के कारण तरक्की के ऊंचे पद पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल-फकीवी से 1961 द्वारा की गई थी, और उसे गजनी के समूह ने 1998 से लेकर 1030 तक मजबूत किया। बुआइयों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था, और जिसके पास तुर्की और भारतीय पेशेवर सेना और मसूद का एक सेनापति भारतीय जिसका नाम तिलक था। देख लो कहता है उस समय भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? तिलक था। और ये कहता कि कौन था? सेनापति था। किसका सेनापति था? भारत का। किसका था? भारत का। आगे देख लो। लेकिन उनकी सरकार शक्ति का केंद्र पुराना अफगानिस्तान में था, और उसकी आवासिक खिलाफत प्रतिरोधी नहीं थे, बल्कि उनसे वैता की स्रोत थे। मकसूद इस बारे में सचेत थे कि वह गुलाम का बेटा और वह खलीफा के सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। खलीफा सिया के भी और उसे सल्तनत काल के घोष के रूप में गजनवी जो सुनी था समर्थन देने के लिए राजी था। सल्जुक तुर्क और समानियों में कारखानियों आगे की पूर्व की ओर देखे, और गैर मुस्लिम तुर्की भी सेनाओं के लिए सैनिकों के रूप में तुरान में भी दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को 2 गुरालियों और गवाची में लेकर छागरी बेग में लेकर शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापना कर लिया। गजनी के मकसूद के विरुद्ध के बाद अव्यवस्था उठाते हुए उसने 17 ने 1037 में जाकर खुराना को जीत। ये क्या बता रहे हैं? जैसे एक राजा हारता है तो दूसरा राजा जीतता है ना, इसी प्रकार से संतुलन काल से लेकर अब इस्लामिक धर्म तक ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति हारता है और दूसरा व्यक्ति क्या कर जाता है? वहां पर जीत जाता है। जब एक व्यक्ति का हारना है तो दूसरा व्यक्ति को तो जीतना तय है। तो कहता है इसी प्रकार से समाज के अंदर में और ये सारी व्यवस्थाएं देखने को आसानी से मिल जाता है। आगे देख लो। आगे देख लो। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक अवधि में यूरोपीय ईसाई और राज्य के बीच से काफी गहरा युद्ध छिड़ गए। क्या हम पढ़ रहे हैं? बस युद्ध। क्या पढ़ रहे हैं? एक राजा राज कैसे जीत लिया, एक देश दूसरे देश को कैसे जीत लिया, एक राजा कैसे अपना शासन बनाए रखा, दूसरा राजा कैसे हार गया, एक राजा कैसे खलीफा का इस्तेमाल किया, एक राजा कैसे राज जीतने का कोशिश किया। कहने का मतलब क्या है कि हर जगह पर अपना बखूबी समझ लेना है ना। लेकिन अब ऐसा चलने वाले नहीं है। अब हम किस देश में जी रहे हैं? इंडिया इज द डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी फादर ऑफ द इंडिया। कहने का मतलब है ऐसी व्यवस्था में जब हम जीतने की कोशिश करते हैं तो मेरे ऊपर किसी प्रकार का ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने वाइफ को नहीं गलती करके। अगला मेरा टॉपिक आते हैं धर्म युद्ध से। किससे आते हैं? तो अब जरा सा हम इस धर्म युद्ध के बारे में समझने की कोशिश कर लेते हैं। देख लो, मध्यकाल के इस्लामी समाजों के ईसाइयों और पुस्तकों वाले ने अहम और किताब का साझा किया, क्योंकि उसके पास उसका धर्म ग्रंथ था और ये न्यू टेस्टामेंट अथवा इज़िला था। व्यापारियों तीर्थयात्रियों राजदूतों और कई प्रकार के यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा, अमन और प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र में क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कई बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था। विशेष रूप से फिलिस्तीन के पवित्र भूमि अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया, लेकिन वह ईसाइयों का कल्पना ईसा से क्रूरतापूर्ण और जीवन के स्थान पर हमेशा के लिए विद्यमान था। जनरल सी बात है। धर्म युद्ध हमारा टॉपिक क्या है? और इस धर्म युद्ध का मतलब क्या? दो विभाग, एक आता है धर्म और दूसरा आता है युद्ध। तो वैसा जगह जहाँ पे धर्म के साथ युद्ध किए जाते हैं या धर्म के लिए युद्ध किए जाते हैं या एक धर्म किसी दूसरे धर्म के साथ युद्ध करते हैं, उसी परिस्थिति का नाम दे दिया जाता है धर्म युद्ध। क्या दिया जाते हैं? यही क्या कहलाता है? अपने आप में धर्म युद्ध कहलाते हैं। देख लो। और अरे
हिंदू और मुसलमान में लड़ाई होता है, धर्म युद्ध नहीं है। सिख और पादी में लड़ाई होता है, ये धर्म युद्ध नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर में कई प्रकार की ऐसे परिस्थिति हैं जो आज भी देखने का आसानी से मिल ही जाता है। ठीक है ना, देख लो मुस्लिम जगत के 17वीं शताब्दी और अधिक ईस्वी में नॉर्मन और हंसवर्णियों के द्वारा भी कुछ श्राम लोग ईसाई बने थे। केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए और 11वीं शताब्दी में कई प्रकार के रूसी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में देख लो रे, आंदोलन करने का मतलब होता है परिवर्तन। किससे होता है? हाँ, कहने का मतलब क्या है कि हम आंदोलन तब तक नहीं करेंगे तब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक इसमें परिवर्तन नहीं देता। गांव घर में देख लेना, मामूली सी बात है कि जब माँ बाप दो चार मुझे खाने के लिए नहीं देता है तो बहुत बड़ा आंदोलन करने नहीं छेड़ देते हैं। कहने का अभी देख लो ना, दुर्गा पूजा आने वाला है, लड़का लड़की कितना घर में नखरा करेगा, बस एक ही चीज के लिए, कपड़ा नहीं करेगा, बस कपड़ा। और उससे कुछ होता है तो कहने अरे अगर दुर्गा पूजा में हिंदू लड़की अगर अपने बाप मताई से लड़ाई किया, अब बाप मुसलमान है और मम्मी इसका हिंदू है, नहीं हो रहा धर्मी। इसका मतलब कि बाप कहेगा हम मुसलमान है तो हम अपने पर में किनेंगे, और इसका मतारी कहेगा कि हम हिंदू तो अपने पर में किनेंगे। तो कहता ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर है, विश्व स्तर पर है कि ऐसे धर्मों के नाम पर लड़ाई किए जाते हैं, धर्मों के नाम पर अवसाद फैलाए जाते हैं और धर्मों के नाम पर पूरी तरह से ये देश को दो टुकड़े में बांट। अरे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई होती है तो भी तो धर्म के नाम पर हुआ था ना, एक छोटा सा पाकिस्तान बन गया और एक बड़ा सा भारत बन गया, दो टूक हो गया ना, टू नेशन थ्योरी। इसी के हालात में क्या होता है, यहाँ पर तैयार होता है। आगे देख लो, कोई मंदिर के लिए मार करता है, कोई मस्जिद के लिए करता है, कोई बाइबल के लिए करता है, कोई रामायण के लिए करता है, कोई धर्म के लिए करता है, कोई महाभारत के लिए करता है, कोई युद्ध के लिए करता है, कोई मंदिर के लिए करता है, कोई महाभारत के लिए करता है ना। कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे धर्म पर जब आक्रमण करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमेशा ये देखने का मिलता है कि धर्म युद्ध क्या हो जाते हैं, धर्म युद्ध होते हैं। आगे देख लो, आर्थिक संगठन परिवर्तन हो गया जिससे इज्जत जगत इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ाने की योग्यता मिली। पादरी, योद्धा वर्ग, पहले दो देखिए, राजनीतिक स्थिरता, कृषि व्यापार आधारित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयत्न है और प्रतिस्पर्धी समानता के बीच में सैनिक मुठभेड़ संभावनाओं, लूटमार आधारित अर्थव्यवस्था का पुनरुदय का ईश्वर शांति पीस ऑफ द गॉड आंदोलन को रोका जाता है, नहीं देता है। गाँव में क्या होता है कि भगवान के नाम पर लूट लेता। अभी देखो पिता परमेश्वर चल रहा है ना जी, अरे इसके नाम पर क्या हो रहा है, अरे धर्म के नाम तो खिलाफ हो रहा है। ये ईसाई धर्म है और हिंदू धर्म फैलाया जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं इस विवाद में नहीं फंसना चाहता, उसका अपना धर्म। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस देश में हूँ उस देश का गुणगान होना चाहिए, मैं जिस देश में हूँ उस देश की सकारात्मक सोच होनी चाहिए, मैं जिस देश में हूँ उस देश का धर्मों का पालन होनी चाहिए, मैं जिस देश में हूँ उस देश की सकारात्मक विकास होनी चाहिए। अगर इस तरीके का सकारात्मक विकास अगर इस देश के बारे में नहीं देखा जाता है तो मुझसे जिंदा रहने की इस देश में कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है सही के सही मानो और गलत का गलत मानो। अगर आप सही और गलत में एक विश्वास नहीं दिखा सके तो इसका मतलब ये शिक्षा हमारे किसी काम का शिक्षा नहीं है। आगे देख लो, पूजा स्थलों निकट चर्च कैलेंडर में पवित्र माने जाने वाले अवधियों से लेकर कमजोर सामाजिक समूह जैसे पादरियों का आम लोगों पर खिलाफ कर उसी प्रकार के सैनिक हिंसार्जित कर दी गई। इस वर्ष शांति आंदोलन ने समाजवादी और आक्रमणकारियों प्रवृत्तियों की साइड से हटा दिया गया और ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया गया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें धर्मियों के लिए खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगा। 1093 में बगदाद में सल्जुक सुल्तान मालिक साहब की मृत्यु के बाद उसके भी कई साम्राज्य का विघटन हो गया। इससे बलजटाइन साम्राज्य, एलेक्सीनियन प्रथम, एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का भी मौका मिल गया। पोप का अवर द्वितीय के लिए ईसाई धर्म के लिए प्रवृत्ति से जीवित का एक अवसर था। 1095 में पोप ने बलजटाइन सम्राट को बिल्कुल पुण्य देश का होली लैंड को मुक्त कराने क्या करता कि हर एक राजा, हर एक प्रजा, हर एक दूसरे पर शासन करने का क्या कर लेता है, इस्तीफा अपना लेता है।